हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर का होने वाला है। और आज की वीडियो में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि इस चैनल पर क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। वहाँ पर हमने टॉपिक वाइज वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है और किस प्रकार का होता है। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ताकि कोशिका जो होती है वो सही तरीके से कार्य कर सके। तो ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसका मुख्य कार्य यही होता है। ओके, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए, तो आज की वीडियो में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो किसने की थी? वैज्ञानिक जो कोलिकर थे, इन्होंने 1880 ईस्वी में किसमें की थी? कीटों की मांसपेशियों में की थी खोज इसकी। ओके, तो जो कोलिकर वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1880 ईस्वी में कीटों की मांसपेशियों में इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ओके, और जो अगले वैज्ञानिक आ गए थे, जो सेल में जिसने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, इन्होंने तो कीटों कीटों की मांसपेशियों में की थी। लेकिन जो सेल में खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे? देखिए, वो फ्लेमिंग थे। वैज्ञानिक जो फ्लेमिंग थे और जो एल्टमान थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। ओके, और यहाँ पर जो कोलिकर थे, इन्होंने कीटों की यानी इंसेक्ट की मांसपेशियों में इसको देखा था। और जो यहाँ पर फ्लेमिंग और एल्टमान थे, इन्होंने सेल यानी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। और माइटोकॉन्ड्रिया को नाम कौन सा दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बायोप्लास्ट नाम दे दिया था इन दो वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया को। और यहाँ पर जो अगले वैज्ञानिक थे, सी बेनेडा। सी बेनेडा ने क्या किया था? 1897 ईस्वी में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया था, जिसे हम आज भी माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये इन्होंने कब दिया था? कौन से सन में? 1897 ईस्वी में। ओके, तो जान चुके हैं ये बात। चलिए, यहाँ पर जो अगला ही पॉइंट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे कॉन्ड्रियोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता है। प्लाज्मोसोम भी इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता है। ठीक है, प्लास्टोसोम के भी नाम से हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। और प्लास्टोकॉन्ड्रियन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण नाम है, जो जो ज़्यादातर आपको बुक्स में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, जो एक वैज्ञानिक थे मिविस। मिविस जो वैज्ञानिक थे, 1904 ईस्वी में इन्होंने प्लांट प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। प्लांट की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। कौन सा प्लांट था? निम्फिया नामक एक प्लांट था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ। निम्फिया नामक एक प्लांट था। ठीक है, उसमें जो मिविस वैज्ञानिक थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी थी। ठीक है, सबसे पहले। और कब? 1904 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार माइटोकॉन्ड्रिया को दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार की ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देती है। ओके, देख सकते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम होता है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लेयर होती है, दो लेयर होती हैं। ओके, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। अभी मैं इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। जब तक के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये धागे के समान काफ़ी सूक्ष्म होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये काफ़ी सूक्ष्म होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसका डायग्राम लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में इसका सिर्फ अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाई जाती है, सिर्फ इसका अभाव होता है। ओके, और यूकैरियोटिक सेल में ये उपस्थित होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के समूह को हम कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। देखिए, एक जो यूकैरियोटिक सेल होती है
वहाँ पर कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, एक नहीं बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। तो इस समूह को क्या कह देते हैं, कॉन्ड्रियोसोम कह देते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, तो वहाँ पर कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, तो इस समूह को हम क्या कह देते हैं, कॉन्ड्रियोसोम कह देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, जो कि मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल में एनर्जी का निर्माण करता है, यानी एनर्जी का निर्माण करता है, और एनर्जी जो होता है वो कोशिकाओं को प्रदान करता है, कोशिका के जो अंगक होते हैं उसको देता है। ओके, और ये एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होती है वो किसके रूप में उपस्थित होती है, एटीपी के रूप में उपस्थित होती है। किसके रूप में, एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसके रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी उपस्थित होती है, यानी संचित होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए एमसीक्यू में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर आपको टिक लगा देना है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट आता है काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कितने दिन तक जीवित रहती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है 5 से 10 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल जो होता है 5 से 10 दिन का होता है, 5 से 10 दिन तक जीवित रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। ओके, इसकी लंबाई की बात करें, देख सकते हो इसकी लंबाई जो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर लंबी होती है। ओके, यहाँ पर लिखा गया है। अगला इसकी चौड़ाई की बात करें 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला इसका पॉइंट आता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका जो आकार होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो अलग अलग सेल में अलग अलग शेप का होता है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका जो आकार है वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, रोड के आकार का भी हो सकता है, और किस प्रकार का सिलेंडर टाइप का हो सकता है, जो सिलेंडर होता है आपने देखा होगा, तो उस प्रकार का भी माइटोकॉन्ड्रिया का आकार हो सकता है। तो तीनों आकार आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। देखिए स्फेरिकल यानी गोलाकार भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है। ओके, रोड शेप यानी रोड के आकार की भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, और सिलेंडर यानी जो सिलेंडर के आकार का भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग सेल में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ओके, और ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सेल में पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाई जाएगी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए कई स्टूडेंट के मन में डाउट्स होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अलग अलग सेल में इनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। देखिए ये किस पर निर्भर करता है, जो कोशिका अधिक कार्य करती है उस कोशिका के अंदर अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। देखिए बात को ध्यान से समझिए, जिस कोशिका में अधिक कार्य होगा, अधिक कार्य करेगी जो कोशिका, तो उसके अंदर अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। यदि जो कोशिका अधिक कार्य नहीं करेगी, कम कार्य करेगी, तो उसके अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। जिस कोशिका में अधिक कार्य होगा तो अधिक माइटोकॉन्ड्रिया, जिस कोशिका में कम कार्य होगा तो कम माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो इस पर यह निर्भर करती है। चलिए अब हम यहाँ पर थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अलग अलग सेल में अलग अलग संख्या होती है, यानी अलग अलग सेल में अलग अलग संख्या, जिसे हम नंबर इंग्लिश में कह देते हैं, नंबर होती है। ठीक है, और उस सेल के कार्य पर निर्भर करती है, सेल के कार्य पर निर्भर करती है कि कौन सी कोशिका कितना कार्य करती है, उस पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा कार्य उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, जितना कार्य कम उतनी कम माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर यही बात को लिखा गया है, जितना ज़्यादा कार्य उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, और कार्य कम जब होगा सेल का तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होगी। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए किस किस में कितनी कितनी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही हैं। देखिए जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये मेल में पाया जाता है,
ठीक है। तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है 25 माइटोकॉन्ड्रियाएं होती हैं। यानी जो यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से क्या देखते हैं, इस स्पर्म को यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो उसका जो टेल पार्ट होता है वो मूव करता है। तो मूव करने के लिए कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, 25 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। क्योंकि यदि वो मूव करेगा तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया जब प्रोवाइड करेगी तो कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होंगी उसके अंदर, 25 माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। ठीक है, क्यों होंगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसीलिए 25 माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में पाई जाती हैं। और लीवर सेल जो होती है ये तो काफ़ी ज़्यादा कार्य करती है। तो इसके अंदर 500 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती हैं। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा कार्य करती है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म थोड़ा सा कम कार्य करता है लेकिन तब भी इसमें 25 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। ओके, अगला यहाँ पर क्या है, क्लोरेला। क्लोरेला में सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये इसका अपवाद भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास में सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ओके, अगला यहाँ पर ये ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा में भी सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो ट्रिपेनोसोमा को। ओके, अगला यहाँ पर है आरबीसी। आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं होती है, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होती, क्योंकि आरबीसी के अंदर कोशिका ही नहीं होती है। यानी आरबीसी क्या होती है, कोशिका नहीं होती है, इसके अंदर कोशिकाएं नहीं होती हैं। जब कोशिका ही नहीं होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पाई जाएगी। ओके, तो आरबीसी के अंदर कोशिका ही नहीं होती है, इसीलिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है फ्लाइट सेल, यानी जो उड़ने वाली सेल होती हैं। उड़ने वाली सेल कौन कौन सी होती हैं, जैसे बर्ड हो गया, चिड़िया, ठीक है, और इंसेक्ट मतलब कीट होते हैं। ठीक है, तो कीट और जो बर्ड्स होते हैं इसमें कौन सी सेल होती है, फ्लाइट सेल होती है, मतलब उड़ने वाली सेल। ठीक है, तो उड़ने वाली जो सेल होती है, जब उड़ती है चिड़िया तो काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा करता है। तो काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही है उड़ने में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि जो फ्लाइट सेल होती हैं, फ्लाइट सेल कौन कौन सी होती हैं, जैसे बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया और भी। ठीक है, तो इसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात आप जान चुके हैं। अगला यहाँ पर जो पॉइंट आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको देख लेना है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार का कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो इस प्रकार के रोड के आकार की दिखाई दे रही है आपको। तो देखिए इस प्रकार की होती है। यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली जो लेयर आप देख रहे हो, सबसे पहले हम जो बता रहा हूँ उसको देखिए। जो ऊपर वाली जो लेयर है वो आप देख सकते हो, ये कैसी लेयर है, ये आउटर लेयर है, यानी बाहरी परत है। ओके, अगला यहाँ पर आप देख रहे हो जो अंदर वाली लेयर है, जो अंदर वाली जो मुड़ी हुई है, ठीक है, उंगली के आकार की दिखाई दे रही है आपको, देख रही है। ठीक है, तो जो अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी ये अंदर की ओर है, भीतरी लेयर। ओके, अगला यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है इसके अंदर, जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप राइबोसोम होता है। अगला यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हम बूंद जैसी देख रहे हो कितनी सारी हैं। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है, जिसे हम कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भी कह देते हैं और मैट्रिक्स भी इसे कह देते हैं। वो मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है और वाटर का बना हुआ होता है। ओके, इसके अंदर क्या पाया जाता है, देखिए इसके अंदर ये क्या है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है, सर्कुलर डीएनए। ओके, देखिए फिर से एक बार, यहाँ पर जो देख रहे हो ये गोल गोल है, ये कैसा है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, यानी सिंगल है और डबल स्टैंडर्ड है, यानी 2 स्टैंडर्ड है, और सर्कुलर डीएनए है, यानी गोलाकार डीएनए है। ओके, देखिए यदि मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ इसको, देखिए किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ये गोलाकार इस प्रकार का। अब इसको हम थोड़ा सा निकाल के आपको बता दें तो इस प्रकार का होता है। देखिए सिंगल है, ये सिंगल है लेकिन डबल स्टैंडर्ड है। ओके, और ये कैसा है, गोलाकार है। ओके, तो इस प्रकार का यहाँ पर बना दिया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से माइंड में बैठा लें। ओके, तो यही बात को अभी मैंने आपको बताया और वही बात यहाँ पर लिखी है कि सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है।
अब यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, जो इसके बीच की जो परत होती है, देख सकते हो आप, जो आउटर मेम्ब्रेन है यानी बाहरी जो मेम्ब्रेन है और जो अंदर बाहरी मेम्ब्रेन है। ओके, और इसके जो बीच का जो पार्ट होता है, इसका जो बीच का पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। यानी ये बीच का क्या होता है, कुछ छुटा हुआ भाग होता है। ओके, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं। जो बीच का जो खुला हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जो बीच का जो यहाँ पर हम देखते खुला हुआ पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ओके, क्योंकि ये बीच का होता है। और एक और नाम से इसे हम जानते हैं जिसका नाम होता है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, तो ये दोनों नाम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए, जो आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, इसके अंदर ये मुड़ी हुई है, फोल्डेड है। ओके, देख सकते हो ये फोल्डेड है और उंगली के आकार की आकृति बना रहा है। और ये उंगली के आकृति बना रहा है तो इसे हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी कह देते हैं। ओके, क्रिस्टी यानी ये उंगली के आकार की है, देख सकते हो, तो इसे हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी कह देते हैं। ओके, और क्रिस्टी के ऊपर क्या उपस्थित होता है, ये क्या उपस्थित है, छोटा छोटा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या उपस्थित है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है F1 पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीसोम्स कह देते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। ओके, तो ये बात आप जान चुके हैं। किस प्रकार का ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखिए, ये होती तो काफ़ी बड़ी है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो इनर मेम्ब्रेन है ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये फोल्डेड है। ओके, यदि ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें ये अपना आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो और जो ऑर्गेनल्स हो गए वो नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए फोल्डेड है और ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की यहाँ पर थ्योरी को लिखा गया है। देखिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की हम संरचना को देख रहे हैं। देखिए, जो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो दो झिल्ली से मिलकर बनी हुई होती है, दो झिल्ली से, एक तो आउटर एक इनर। ठीक है, तो आउटर मतलब बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, यही बात को यहाँ पर लिखा गया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, जो पहला है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो 65 से 75 एंगस्ट्रॉन मोटाई इसकी होती है। और कैसी होती है, चिकनी होती है और एक समान होती है, ये फोल्डेड नहीं होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है चिकनी होती है, फोल्डेड नहीं होती है। ओके, ठीक है, एक समान होती है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। और ये कैसी होती है, पारगम्य होती है, इसके अंदर पदार्थ अंदर भी आ सकते हैं और पदार्थ बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, पारगम्य होती है। अगला यहाँ पर जो है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, 60 से 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। ओके, और कैसी होती है, फोल्डेड होती है, मुड़ी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो ये कैसी है, मुड़ी हुई है। ओके, आपने देख लिया फोल्डेड है। और फोल्ड हुई झिल्ली को हम एनिमल सेल में क्या कह देते हैं, क्रिस्टी यानी फिंगर के आकार की दिखाई देती है। देखिए, एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ओके, एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और वो इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो मुड़ी हुई होती है। ओके, तो हम एनिमल सेल में इससे क्या कह देते हैं, क्रिस्टी कह देते हैं। ओके, और ये फिंगर के आकार की दिखाई देती है। लेकिन जो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है वो कैसी होती है, जो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है उसे हम ट्यूब्यूल कह देते हैं। ट्यूब्यूल का मतलब होता है नलिका के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, जो क्रिस्टी होती है उसे हम क्या कह देते हैं, ट्यूब्यूल कह देते हैं। और कहाँ कहते हैं, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसे हम क्रिस्टी कहने की वजह क्या कह देते हैं, ट्यूब्यूल कह देते हैं। ओके, तो ये अंतर होता है इसका। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फोल्ड हुई झिल्ली को एनिमल सेल में हम क्रिस्टी यानी फिंगर के आकार की दिखाई देती है, और प्लांट सेल में हम इसी बात को, क्रिस्टी को हम क्या कह देते हैं, ट्यूब्यूल कह देते हैं। ट्यूब्यूली के आकार की यानी नलिका के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसे हम क्रिस्टी की जगह ट्यूब्यूली कह देते हैं, क्योंकि ये वो नलिका के आकार की होती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे फटाफट से नोट डाउन कर लें। अगला यहाँ पर है, क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल यानी ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं। ओके,
F1 पार्टिकल, इसका अलग से दूसरा नाम होता है ऑक्सीसोम्स। तो ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी एटीपी का निर्माण, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिस्टी के ऊपर क्या उपस्थित है, ये ऑक्सीसोम्स यानी ईएफ पार्टिकल उपस्थित हैं और इसमें ही एटीपी का निर्माण होता है, इसी से ही ऊर्जा हमें मिलती है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम अर्धरूप स्वशासित कोशिका अंग भी कह देते हैं। यानी क्या होता है अभी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, जिसे हम हिंदी में कहें तो अर्धरूप स्वशासित कोशिका अंग कह देते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, खुद का डीएनए रेप्लिकेशन कर लेता है। इसके अंदर जो डीएनए उपस्थित होता है, ये क्या करता है, खुद का डीएनए इसके अंदर उपस्थित होता है और ये अपने आप से ही इस डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है, यानी डबल कर लेता है इस डीएनए को। ठीक है, डीएनए को डबल कर लेता है। इसके अंदर जो 70S टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है, ये प्रोटीन का भी खुद से निर्माण कर लेता है। ओके, और यहाँ पर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण तो कर ही लेता है क्योंकि इसके अंदर 70S टाइप राइबोसोम होता है। ओके, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन भी खुद कर लेता है और प्रोटीन का निर्माण भी खुद कर लेता है क्योंकि इसके अंदर 70S टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, उसमें 70S टाइप या अदर कोई जो राइबोसोम होता है वो नहीं होता है। ओके, लेकिन जो एकमात्र जो कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर 70S टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है और ये क्या करता है, खुद ही प्रोटीन का निर्माण कर लेता है और इसके अंदर डीएनए भी है और डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो इसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कह देते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का भी निर्माण कर लेता है, कोशिका के ऊपर तो निर्भर ही नहीं रहता है। और जो इसके पास खुद का डीएनए होता है तो ये खुद ही क्या कर लेता है, इसे रेप्लिकेट कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। ओके, तो इसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बात आप जान चुके हैं किस प्रकार की ये कैसी है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, क्योंकि ये आधी तरीके से क्या होता है, कोशिका के ऊपर निर्भर रहता है और आधी तरीके से कोशिका पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, आधा काम ये खुद ही कर लेता है और आधा काम कोशिका करती है। ठीक है, तो ये आधा काम अपना कर लेता है, इसीलिए हम क्या कह देते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, अर्ध रूप स्वशासित कोशिका अंग कह देते हैं। यानी आधी तरीके से ये कोशिका के ऊपर निर्भर है और आधी तरीके से ये अपने ऊपर निर्भर है, आधा काम अपने आप कर लेता है और आधा काम कोशिका करती है। बस यही होता है सेमी ऑटोनोमस का मतलब। ओके, तो ये भी बात आप जान चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल से, यानी अर्धरूप स्वशासित कोशिका अंग। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट आपके लिए दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट सेल होती है आपकी, जो पादप कोशिका होती है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है। देखिए बात बिल्कुल समान है और अंतर आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा। जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो भी कैसी होती है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होती है। ठीक है, तो दो ऐसे अंगक होते हैं जो कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं। एक तो प्लांट में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एक पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो ऐसे अंगक हैं सेमी ऑटोनोमस होते हैं। ठीक है, यानी ये खुद पर निर्भर रहते हैं, अर्धरूप स्वशासित कोशिका अंग होते हैं। आदि तरीके से कोशिका के ऊपर निर्भर होते हैं, आदि तरीके से अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। कौन कौन से अंगक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है और मैट्रिक्स में सभी ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। देखिए मैट्रिक्स जो होता है प्रोटीन एंड जेल का बना हुआ होता है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा बॉडी होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और जो इसका मैट्रिक्स होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है ये प्रोटीन एंड वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, सभी अंगक प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से अंगक होते हैं, देखिए 70S टाइप राइबोसोम होता है,
इसके अंदर आरएनए भी उपस्थित होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। और इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड होता है, गोलाकार होता है। ओके, तो इस प्रकार का इसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है। ओके, ऑक्सीजोम्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं जो कि क्रस्टी के ऊपर पाए जाते हैं, जिसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप जान चुके हैं मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। अब यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि मैमल्स का मतलब स्तनधारी जो होते हैं, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कौन स्तनधारी है, फीमेल जो होती है वो स्तनधारी होती है। तो स्तनधारियों में किस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किस तरह का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें किस तरह का राइबोसोम होता है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी ह्यूमन में कौन होता है, फीमेल होती है। फीमेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम किस प्रकार का होता है, ये बात बताई गई है यहाँ पर। देखिए, जो मेमल्स होते हैं उसमें जो उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में 55S टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए क्या होता है, जो मेमल्स होते हैं उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, उसमें जो राइबोसोम उपस्थित होता है वो कैसा होता है, 55S टाइप राइबोसोम होता है। ये MCQ में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही लिखे गए हैं। अगला यहाँ पर देखिए कि इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है, यानी क्रेब्स साइकिल होती है एंड रेस्पिरेटरी चेन, जिससे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया होती है। और इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। इस क्रिया के द्वारा ATP का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ऊर्जा हमें मिलती है और किस प्रकार से क्या होता है जो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यहाँ पर जो क्रेब्स साइकिल होती है वो किस प्रकार से होती है, देखिए ये क्या है, ये पूरी की पूरी सेल हमने बना दी है, पूरी की पूरी सेल है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सेल है और इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया हमने डाल दी है। ओके, और देखिए जैसे ही हम कुछ भोजन लेते हैं, क्रेब्स साइकिल को भी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए बात को समझिए। जैसे हम भोजन लेते हैं तो भोजन से ग्लूकोज बनता है। ओके, आपको ये बात पता है, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और किस प्रकार से एनर्जी मिलती है वो हमें नहीं पता होता है, तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे हमने भोजन खाया तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का फार्मूला ये यहाँ पर लिखा है C6H12O6। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है जैसे ही सेल के अंदर यानी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है तो ये टूट जाता है, कार्बन जो होता है वो टूट जाता है और इस प्रकार का बन जाता है। ओके, और इस कार्बन से यहाँ पर 6 कार्बन है, टूट जाता है तो 6 कार्बन से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट एसिड होता है, ये बनता है। और एसिड कितने बनते हैं, पायरुवेट 2 एसिड बनते हैं, यानी 3 का 1 पायरुविक एसिड बनता है। ओके, बात को समझिए, यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु का 1 पायरुवेट एसिड बनता है, 1 पायरुवेट अम्ल बनता है। और यहाँ पर कितने हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से 2 पायरुवेट एसिड बनेंगे। ठीक है, 2 पायरुवेट अम्ल बनेंगे, ये बात आप जान चुके हैं। तो कार्बन से 6 कार्बन है तो 6 कार्बन से 2 पायरुवेट अम्ल बनते हैं, और 2 पायरुवेट अम्ल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। बस यही बात आपको समझनी है कि 6 परमाणु जो होते हैं ग्लूकोज के, जैसे ही साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं ये टूट जाते हैं, और टूट कर क्या बना देते हैं, 2 पायरुविक एसिड बना देते हैं। देखिए 3 परमाणु कार्बन से 1 पायरुविक एसिड बनता है, और यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु हैं, इससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बनाने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। अब 2 पायरुविक एसिड तो बन गए, लेकिन इससे भी हमें एनर्जी नहीं मिली। अब एनर्जी लेने के लिए कहाँ जाएगी, जो पायरुविक एसिड अम्ल है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तभी हमें एनर्जी मिलेगी। अब ये 2 पायरुविक जो एसिड होते हैं वो ऑक्सीजन की मदद से ये कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, क्रेब्स चक्र शुरू हो जाता है। जैसे ही 2 पायरुविक एसिड कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, और वहाँ पर क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाती है। और क्रेब्स साइकिल जब शुरू हो जाती है तो क्या होता है, इसके जाने के बाद एक ATP निकलती है और 2 निकलते हैं 2 कंपाउंड, जो कि क्या करेंगे, ATP का निर्माण करेंगे। एक का नाम है NADH और एक का नाम है FADH। ठीक है, ये पायरुविक एसिड
कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगी और क्रेब्स साइकिल शुरू होने के बाद क्या होगा, एक एटीपी निकलेगी और क्या निकलेगा, CO2 निकलेगी। CO2 वो रिलीज हो जाएगी। ओके, तो CO2 निकलेगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या निकलेगा, दो कंपाउंड निकलेंगे, एक का नाम होगा NADH और एक का नाम होगा FADH। ओके, और NADH और FADH में क्या होगा, ATP होंगी, और ATP निकालने के लिए कहाँ जाएगा, ये जाएंगे कंपाउंड इसके पास। ये क्या चीज़ है, ये है ऑक्सीसोम्स, जिसे हम EF1 पार्टिकल कहते हैं। तो इनके पास जाएगी तब ATP निकलेगी। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में आपको बताना है, जो क्रेब्स साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में चेंज होता है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। या आप कह सकते हो, पूछा जा सकता है MCQ में कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, तो ये बात आप क्रेब्स साइकिल के बारे में जान चुके होंगे कि क्रेब्स साइकिल किस प्रकार से होती है। ग्लूकोज आता है, हम जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। एकदम एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन हमें प्रक्रिया करनी पड़ती है। ग्लूकोज का जो कार्बन 6 परमाणु होते हैं इसके अंदर, तो 6 परमाणु साइटोप्लाज्म में टूट जाते हैं। कार्बन परमाणु टूटने के बाद क्या होता है, ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। यानी जो कार्बन परमाणु होते हैं, 3 कार्बन परमाणु से एक पायरुविक एसिड बनता है, यानी एक पायरुविक अम्ल बनता है, और 6 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। और 2 पायरुविक एसिड बनने के बाद हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी लेने के लिए ये कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी सहायता से जाता है, ऑक्सीजन की सहायता से जाता है। और ऑक्सीजन की सहायता से जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाती है। और क्रेब्स साइकिल जब शुरू हो जाती है तो इससे एक ATP निकलती है और 2 कंपाउंड निकलते हैं, NADH और FADH, और साथ में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कोशिका से बाहर हो जाती है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये 2 कंपाउंड निकलते हैं, और इसके अंदर ATP होती है। और ये ATP जब मिलेगी, जब ये कहाँ जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीसोम्स के पास जाएगा। ठीक है, जो 2 कंपाउंड यहाँ पर मिले हैं हमें, वो जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, यानी ऑक्सीसोम्स के पास जब जाएंगे तब हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। यानी क्रेब्स साइकिल यहाँ पर इतनी ही होती है। और भी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे जो वीडियो आने वाली हैं उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है वो इतनी बातें ही ध्यान में रखनी है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिए ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर जो बात हम करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, इलेक्ट्रॉन जिसे हम ETS कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जो NADH और FADH था, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऑक्सीसोम्स के पास। ठीक है, ऑक्सीसोम्स के पास जाएगा। देख सकते हैं NADH और FADH, NADH से हमें 3 ATP मिलेंगी और FADH से हमें 2 ATP मिलेगी। ओके, किस प्रकार से मिलेंगी, इस प्रकार से देखिए, ये कहाँ जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीसोम्स में ही पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद फिर ये ऑक्सीजन के द्वारा कहाँ जाएगा, ऑक्सीसोम्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, ऑक्सीसोम्स में जाएगा। और ऑक्सीसोम्स में जाने के बाद क्या होगा, ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर ATP का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर ATP का निर्माण हो जाएगा। और ATP का निर्माण किसकी मदद से होगा, ATP सिंथेसिस एंजाइम की मदद से। यानी ऑक्सीसोम्स में F1 पार्टिकल में ATP सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है, और जिसके द्वारा क्या होगा, ATP का निर्माण होगा। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से मिल जाता है और ATP का निर्माण करता है। ATP का निर्माण कहाँ करता है, ऑक्सीसोम्स में। ओके, तो यहाँ पर जो एंजाइम पाया जाता है ऑक्सीसोम्स में, F1 पार्टिकल में, ATP सिंथेसिस। ओके, तो इस एंजाइम से ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। ओके, ऑक्सीसोम्स के द्वारा।
तो देख सकते हो हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ को डिटेल से इसमें बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में, बस इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और फिर मैं आपको इस रेस्पिरेशन चैप्टर में अच्छी तरह से बता दूंगा। और क्रेब्स साइकिल इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स मैंने आपको ये तो बता ही दिया, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन, या आप इसे कह देते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया होती है। क्रिया मैंने आपको बता दी किस प्रकार से होती है। और ऑक्सीजोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, जिसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी से देखा। इस F1 पार्टिकल यानी ऑक्सीजोम्स को सूक्ष्मदर्शी से देखा और यहाँ पर लिख दिया। देखिए इस प्रकार से होता है ऑक्सीजोम्स। इसका जो बेस होता है यानी आधार जो होता है उसे हम F0 कहते हैं, ठीक है। और ये स्टाल्क होता है इसका इतना बड़ा, और यहाँ पर ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम हेड कहते हैं यानी सिर, ओके। और इसे हम F1 पार्टिकल यानी F1 के नाम से भी जानते हैं। और F1 में क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम का निर्माण होता है, यानी एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम का जब निर्माण होता है और जिसके द्वारा क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम का निर्माण होता है, जिसके कारण एटीपी का निर्माण होता है। ओके, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में यहीं पर मिलते हैं इसके अंदर। ओके, ये मिलकर क्या होते हैं, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम लग जाता है साथ में और एटीपी का निर्माण हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ऑक्सीजोम्स से एटीपी का निर्माण होता है। तो ये इसका डायग्राम होता है। ओके, तो ये आप जान चुके हैं। इसका एक और नाम होता है ऑक्सीजोम्स और F1 पार्टिकल्स तो होता ही होता है, लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, तो इसका एक और नाम होता है। इसकी जो लंबाई होती है 70 से 100 एंगस्ट्रॉन इसकी लंबाई होती है, और ये एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर उपस्थित होता है इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर इसकी दूरी कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉन होती है। ओके, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने पाए जाते हैं, ऑक्सीजोम्स एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 1000 से 10,000 तक पाए जाते हैं। ओके, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीजोम्स होते हैं वो 1000 से 10,000 तक इनकी संख्या हो सकती है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोटीन से सबसे ज़्यादा मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है 65 से 70% होती है। ओके, लिपिड जो होता है, लिपिड जो एक प्रोटीन होता है, ये कितना होता है, 25 से 30% इसके अंदर प्रोटीन होता है। और इसके अंदर आरएनए जो होता है वो 0.5%, काफ़ी कम होता है लेकिन होता है। डीएनए जो होता है वो 1% होता है। ओके, तो इन प्रोटीन से मिलकर क्या बना हुआ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर बना हुआ होता है। अगला यहाँ पर बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी बात रखी यहाँ पर। जो बात इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या होती है, जो मान्य बात है, वही यहाँ पर लिखी गई है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल से एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है, और एक वैज्ञानिक थे रेप्लिकेशन से, उन्होंने बता दिया कि रेप्लिकेशन से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल से किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जा रहा है, 70 टाइप राइबोसोम पाया जा रहा है और सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी पाया जा रहा है। इसीलिए बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो निर्माण है वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती हैं। ओके, तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यहाँ पर पहले पढ़िए, क्योंकि काफ़ी अंगक प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी अंगक जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो प्रोकैरियोटिक सेल से मैच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70 टाइप राइबोसोम उपस्थित होता है। और यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है
उसमें काफ़ी अंगक यानी 70S टाइप राइबोसोम भी उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है। तो दोनों चीज़ें मैच कर गई। ओके, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। ओके, तो ये बात हमें सही लग रही है। अभी पूरी तरह से नहीं बताया गया है कि कौन सा आपका सही है, कि प्रोकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है या रेप्लिकेशन से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। अभी पूरी तरह से कोई सा भी यहाँ पर कोई सी भी बात सही नहीं है। ओके, लेकिन आपको क्या लग रहा है? हमें तो ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, 70S और सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है। ओके, अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, रेप्लिकेशन से, एक वैज्ञानिक ने बताया कि रेप्लिकेशन से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये इसमें इन्होंने क्या बताया कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से हुआ है, यानी जो पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो सही बात हमें लग रही है या है, तो ये ऊपर वाली बात सही है, प्रोकैरियोटिक सेल से ही माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ओके, अगला यहाँ पर अब हम बात करते हैं फंक्शन, यानी इसके कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। और क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण तो करता ही करता है, लेकिन इसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ओके, और भी चीज़ें होती हैं और देखते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। ओके, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार के यहाँ पर फंक्शन होते हैं। ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, यानी एनर्जी का निर्माण करता है। अगला है ये, जिसे हम क्या कह देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी एनर्जी का निर्माण कर रहा है। जब एनर्जी का निर्माण कर रहा है, ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, तो इसीलिए तो हम इसे कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पूछा जा सकता है परीक्षाओं में पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देख लेना है। अगला यहाँ पर जो फंक्शन होता है कि इसके द्वारा वायवीय श्वसन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके द्वारा वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन नहीं होता है। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता जहाँ पर ना हो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, और वायवीय श्वसन हम उसे कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता हो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा वायवीय श्वसन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जिस कोशिका में ऑक्सीजन होता है तो उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और जिस कोशिका में ऑक्सीजन की कोई भी वहाँ पर वैल्यू नहीं होती है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट यही लिखा गया है कि जिस सेल में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, और जिस कोशिका में ऑक्सीजन होता है यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ पर ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तभी क्या होता है कि एनर्जी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। यदि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, ये प्रक्रिया रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो इसीलिए वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जिस कोशिका में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर पाई नहीं जा रही है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, जिस कोशिका में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहीं क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगी। जिस कोशिका में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी। ओके, और इसमें एनर्जी एटीपी के रूप में संचित रहती है। जो एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और इसमें एनर्जी जो इकट्ठी होती है वो किसके रूप में उपस्थित होती है, एटीपी के रूप में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उपस्थित होती है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि इसमें क्रेब्स साइकिल जो होती है, क्रेब्स साइकिल तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। देख सकते हो जो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कहाँ पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चलता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है या कहाँ पर चलता है। ओके, अगला यहाँ पर जो कहाँ पर चलता है, मैट्रिक्स में चलता है। ओके, अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि इसमें ग्लूकोज
ठीक है। इसमें ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में टूटकर 2 पायरुवेट एसिड बना देता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ग्लूकोज होता है, जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है तो ये टूट जाता है और 2 पायरुविक एसिड बना देता है। और ये कहाँ बनाता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म, कोशिका के साइटोप्लाज्म में बनाता है। ओके, साइटोप्लाज्म में टूटकर 2 पायरुविक एसिड बना देता है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाता है? फंक्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नोट कर लीजिए फटाफट से। तो ये क्या होता है? फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। और केमिकल कंपोजिशन, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जीवन काल, इसकी संख्या और इसका ओवरव्यू, पूरा का पूरा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है, पूरा का पूरा लेक्चर है, नीट के लेवल तक ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप किसी अदर बोर्ड का या किसी स्कूल एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, यदि आप सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से माइंड में बैठा लेते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आ गया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए यदि आप और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देखिए, वहाँ पर सारी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज अपलोड किया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।